जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड के इतिहास के बारे में। और झारखंड के इतिहास का ये पहला क्लास है और ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए हम लोग समझेंगे कि झारखंड के इतिहास को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो इसके और भी नेक्स्ट वीडियोस टाइम टू टाइम आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं बता देता हूँ कि झारखंड के इतिहास को हम लोग को पढ़ना कैसे है और क्या क्या हम लोग झारखंड के इतिहास में पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे झारखंड के इतिहास के कालखंड के बारे में। झारखंड के इतिहास के अगर कालखंड की चर्चा करें तो झारखंड के इतिहास को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। तो दो भाग में सबसे पहला भाग क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक काल के बारे में और फिर दूसरा पढ़ेंगे किसके बारे में, तो ऐतिहासिक काल के बारे में। अब भौगोलिक काल और ऐतिहासिक काल क्या है उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। भौगोलिक काल, भौगोलिक का मतलब होता है कि भूमि के गर्भ में निर्माण होने वाले चट्टानों के बारे में जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो भौगोलिक काल कहते हैं। ठीक है, और भौगोलिक काल हम लोग उसे भी कहते हैं जो एक मानव रहित काल था। भौगोलिक काल किस तरह का काल था, तो एक मानव रहित काल था। मानव रहित का मतलब है कि यहाँ पे मानव का खोज नहीं हुआ था, मानव यहाँ पे नहीं थे उस समय। सिर्फ क्या हो रहा था, तो अलग अलग जगह पे देश के अलग अलग भाग में, मतलब पृथ्वी के अलग अलग भागों में, झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में क्या हो रहा था, तो नए नए चट्टानों का निर्माण हो रहा था। ठीक है, और इसका जो अवधि है वो 6 अरब से 10 लाख तक है। कितना है, 6 अरब से 10 लाख के बीच में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भौगोलिक काल को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो ऐतिहासिक काल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो ऐतिहासिक काल के बारे में। अब ऐतिहासिक काल क्या है, तो अभी हम लोग भौगोलिक काल में देखें कि वहां जो था, वो जो काल था वो मानव रहित काल था, वहां पे मानव का खोज नहीं हुआ था। लेकिन ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे, ऐतिहासिक काल में मानव का खोज हो चुका था। और इसी को, मानव को ही साइंटिफिक नेम में क्या गया था, होमोसेपियंस, इसलिए मैं यहाँ पे होमोसेपियंस लिख दिया हूँ। होमोसेपियंस का मतलब मानव का उद्भव हो चुका था। तो वैसा काल जहाँ पे मानव का उद्भव हो चुका था, मानव आ चुके थे, वैसे उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। इसका जो अवधि है वो क्या है, तो 10 लाख से आज तक, मतलब 10 लाख के बाद, चूंकि 10 लाख ईसा पूर्व लगभग में ये क्या हो चुके थे, तो मानव पृथ्वी पे आ चुके थे। उसके बाद वाले काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहेंगे। अब ऐतिहासिक काल को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ऐतिहासिक काल को भी हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। तो पहला क्या होगा, तो प्राग ऐतिहासिक काल। पहला क्या होगा, प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा होगा फिर ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल एक अलिखित स्रोतों का काल है। अलिखित स्रोतों का मतलब है जहां पे किसी तरह का लिखित प्रमाण नहीं मिला था, लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, वैसे काल को क्या कहेंगे, तो प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। इसका जो अवधि था, प्राग ऐतिहासिक काल का अवधि क्या था, तो प्राग ऐतिहासिक काल का अवधि 10 लाख से 1000 ईसा पूर्व के बीच में था। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो अलिखित स्रोतों के काल को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका अवधि हम लोग कब से कब तक पढ़ेंगे, तो 10 लाख से 1000 ईसा पूर्व के बीच में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करता हूं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल जिसका समय अवधि कितना था, तो 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व के बीच में रहा था। फिर पढ़ेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, जिसका अवधि क्या था, तो 11,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच में रहा। और फिर तीसरा पढ़ेंगे हम लोग नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का मतलब होता है जिसका अवधि 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच में रहा था। तीनों को समझते हैं। पाषाण काल का मतलब होता है क्या, तो पत्थरों का युग। पत्थरों का युग का मतलब है कि देखिए पूरा पाषाण काल जो था, तो पूरा पाषाण काल में लोग क्या थे, जो मनुष्य थे वो गुफाओं में रहते थे, और गुफा में रह करके, वहां गुफा में रहते थे, बाहर निकलते थे और फिर छोटे मोटे जानवरों का क्या करते थे, मतलब शिकार करते थे। शिकार करके और उसी को कच्चे मांस के रूप में खाते थे। धीरे धीरे धीरे, और जब वे लोग शिकार करते थे तो किसी भी जानवर को मारने के लिए आज मतलब क्या है कि हथियार की जरूरत तो पड़ती है। तो वे लोग जो हथियार तैयार करते थे वो किसका तैयार करते थे, पत्थरों का हथियार तैयार करते थे। इसलिए इसको क्या कहा गया, तो पाषाण काल कहा गया। पाषाण का मतलब होता है पत्थर का युग। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में क्या था कि यहाँ पे जो मानव थे वो गुफा में रहते थे, और गुफा में रह करके और जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, जीव जंतुओं को मारते थे, जानवरों को मारते थे, और उसी का कच्चा मांस को खाते थे। उसके बाद मध्य पाषाण काल जो है, वो मध्य पाषाण काल में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल का अवधि क्या रहा था, तो 11,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच में। और मध्य पाषाण काल के लोग जो थे, चूंकि मानव तो आ चुके थे,
और यहाँ के लोग जो थे मध्य पाषाण काल में जो लोग रहते थे, जो मानव रहते थे, वो क्या थे, तो पृथक कृषक थे। पृथक कृषक का मतलब है यहाँ पे कृषि कार्य आरंभ हो चुका था, लोगों के द्वारा जो है वो छोटे मोटे मात्रा में कृषि करना वे लोग शुरू कर दिए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो पृथक कृषक भी कहा जाता था यहाँ के लोगों को। और यहाँ भी ऐसा नहीं कि ये हथियार बनाना छोड़ दिए थे, कृषि करने के लिए भी हथियार की आवश्यकता होती है, और उस समय हल जो अभी हम लोग चलाते वो तो मिलता नहीं था, ठीक है। तो वे लोग क्या करते, तो खेती करने के लिए भी किसका प्रयोग करते थे, तो पत्थरों के द्वारा बनाए गए हथियार का वो प्रयोग करते थे। तीसरा हम लोग क्या समझेंगे, तो नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यहाँ पे क्या होता था कि लोग जो मानव थे वो झील के किनारे या फिर नदियों के किनारे बड़े बड़े बस्तियां बसाना शुरू कर दिए थे, और फिर प्रचुर मात्रा में खेती भी करना शुरू कर दिए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा उपज हो सके। क्यों? क्योंकि जब बस्तियां बसाना शुरू कर दिया था तो लोग एकजुट होकर के रहना शुरू कर दिए थे, और बस्तियां आमतौर पे वे लोग नदी या फिर झील के किनारे इसलिए बसाते थे ताकि जब वो लोग खेती करे, ठीक है, कृषि करने में वो लोग को आसानी मिल जाए, पानी आसानी से मिल जाए, या फिर अपना डेली यूज के लिए, ठीक है, घरों में पानी आसानी से मिल जाए। इस तरीके से हम लोग इसको किसमें पढ़ेंगे, तो नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल में झारखंड में क्या हुआ था उसमें देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ कि नवपाषाण काल जब चल रहा था उसी समय हमारे झारखंड के क्षेत्र में असुर जनजाति का आगमन हुआ था, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि झारखंड के क्षेत्र में असुर जनजातियों का आगमन कब हुआ था, तो वो समय कौन था, तो नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल का अवधि कितना था, तो 6000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच में। हालांकि ये जब हम नेक्स्ट वीडियोज लेकर के आएंगे, हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियोज लेकर के आएंगे, उस समय मैं बताऊंगा कि मतलब विस्तार से उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कब कब आया था, आखिर ये असुर जनजाति आए कब थे, कहाँ आए थे, कौन थे ये, ठीक है, और झारखंड में अपना वर्चस्व कैसे जमाए, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये था नवपाषाण काल। अब चौथा इसी में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो धातु युग के बारे में। अब धातु युग में क्या हुआ था कि यहाँ पे धातुओं का खोज हो चुका था। धातुओं में से सबसे पहला खोज किसका हुआ था, तो तांबे का खोज हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि धातु युग जो था वो 4000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में चला था। कितने के बीच में, तो 4000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम लोग क्या कहते हैं, तो धातु काल, धातु युग कहते हैं। अब धातुओं में सबसे पहला खोज जो था वो कैलकोलिथिक काल कहते हैं उसको हम लोग। कैलकोलिथिक मतलब ताम्र काल, ठीक है। कैलकोलिथिक मतलब सबसे पहले जो धातु का खोज हुआ था वो क्या था, तो तांबा था, है ना, इसलिए उसको हम लोग ताम्र काल भी कह सकते हैं, और फिर कैलकोलिथिक काल भी मतलब कह सकते हैं। इसका जो अवधि था ताम्र काल का वो क्या था, तो 4000 से 3000 ईसा पूर्व। जो कैलकोलिथिक एज था, कैलकोलिथिक काल तो जो था उसका अवधि क्या है, तो 4000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच में है। उसके बाद इसी में जो दूसरा धातु के रूप में खोज हुआ था वो क्या था, तो कांस्य था, कांसा था, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग कांस्य युग से नाम से जानते हैं। इसका अवधि जो था वो 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में था। कितना, 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में। इसी बीच में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी चर्चा करेंगे। कब, जब हम लोग कांस्य युग पढ़ रहे होंगे, है ना। उसके बाद लौह युग, और तीसरा जो धातु था जो खोज हुआ था, ठीक है, वो कौन था, तो लोहे का खोज किया गया था। तो ये इसका अवधि किसमें है, मतलब इसके बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, तो 1000 से 2000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो लोह युग के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स यहाँ पे लोहे का खोज हो चुका था। और जब देखिए यहाँ से धातु युग जब आया, मतलब धातु का जब खोज हुआ, तो लोगों को क्या हुआ कि कृषि करना आसान हो गया। जो पहले पत्थर का हथियार यूज करते थे वहां पे अब जब तांबे का खोज हुआ तो तांबे का बने हथियार यूज करना शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे कांसे का खोज हुआ तो कांसे का हथियार यूज करने लगे। और फिर धीरे धीरे जब लोहे का खोज हुआ तो वे लोग लोहे का भी खोज, मतलब लोहे का भी हथियार प्रयोग करने लगे, और इस तरह से वो खेती करना शुरू कर दिया। तो ये सारे टॉपिक हम लोग किसमें चर्चा करेंगे, तो प्राग ऐतिहासिक काल में। इसके वीडियोज आते रहेंगे डिस्क्रिप मतलब। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। अब ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग देखें कि प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग वैसे काल को कहते हैं जहाँ पे किसी भी तरह का लिखित स्रोत या लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन ऐतिहासिक काल क्या है, तो लिखित स्रोतों का काल है। लिखित स्रोतों का काल का मतलब है यहाँ पे हमें लिखित स्रोत प्राप्त हो गए थे, हमें लिखित स्रोत मिलना आरंभ हो गया था, ठीक है। और इसी को ऐतिहासिक काल को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। दो भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है आर्ध ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल, और फिर दूसरा है मुंडा राज से अब तक आद। तो इसमें से हम लोग पहले समझते हैं आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल क्या है, तो आद ऐतिहासिक काल का जो अवधि है
वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसका खासियत है कि यहाँ पे जो लिपि चलता था, अभी चूंकि हम लोग का लिपि अलग है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल के समय में इट मीन्स 1500 से जब 1000 ईसा पूर्व का जो अवधि था, उस समय जो लिपि चलता था वो लिपि कौन सा था, तो गूढ़ लिपि था, है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी बीच में हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल में हम लोग दो, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल का जो अवधि था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में था, ठीक है। ऋग वैदिक काल में क्या हुआ था, हालांकि ये पूरा जो हम आज का क्लास दे रहे हैं, क्लास जो बता रहे हैं, इसमें सिर्फ हम लोग झारखंड में क्या हो रहा था, झारखंड में किस तरह के मतलब क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि जब मैं मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा वहां पे भी मैं बताऊंगा विस्तार से इन सारी चीजों को, लेकिन फिलहाल जो नेक्स्ट वीडियो जाएंगे झारखंड के इतिहास से रिलेटेड, वो सिर्फ झारखंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वहां पे जब भारत का वीडियो आएगा भारतीय इतिहास के बारे में, उस समय हम लोग भारत पे चर्चा करेंगे या फिर पूरे देश के बारे में चर्चा करेंगे, पूरा विश्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो कब से कब तक था, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। कब तक, 1000 से 600 ईसा पूर्व की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और फिर 600 ईसा पूर्व से यहाँ पे दो धर्म का उदय हो चुका था, क्या है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, जैन धर्म, ये दो धर्म का उदय यहाँ से हो चुका था। तो हम लोग उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोग तुरंत किसके बारे में पढ़ेंगे, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और ये कहाँ पढ़ेंगे, तो जब मुंडा राज, इसी बीच 600 ईस्वी में जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हो रहा था, ठीक है, उसी समय क्या हुआ था कि हमारे झारखंड में अलग अलग तरह के, है ना, अलग अलग वंशों का भी प्रभाव देखने को मिला था। इसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो कहां से कहां तक पढ़ेंगे इसमें, तो 600 ईस्वी में ये मुंडा राज जो है वो लगभग 600 ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व, नॉट ईस्वी, ईसा पूर्व में हमारे झारखंड में इसका प्रभाव देखने को मिला था। मतलब मुंडा राज जो था वो झारखंड में कब मतलब आया था, तो 600 ईसा पूर्व में आया था। तो 600 ईसा पूर्व से अब तक को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, तो झारखंड के मुंडा राज से अब तक, मतलब ये इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलेगा, जैसे इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन झारखंड के बारे में। अब प्राचीन झारखंड का अवधि क्या होगा, तो 600 से 1200 ईस्वी। यहाँ पे देखिए अभी मैं बताया कि 600 ईस्वी में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का निर्माण हुआ था कब, तो लगभग 600 ईसा पूर्व में। और इसी समय झारखंड में क्या हुआ था, मुंडाओं का राज भी शुरू हो गया था। तो इसी चीज को हम लोग कब कहाँ पे पढ़ेंगे, तो प्राचीन झारखंड में पढ़ेंगे। तो प्राचीन झारखंड में हम लोग पढ़ेंगे 600 से 1200 ईस्वी के बीच में झारखंड में क्या क्या हुआ, आखिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ तो उसमें झारखंड में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ठीक है। झारखंड से रिलेटेड इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद जब मुंडाओं का राज आया वही उसी समय झारखंड में, तो जब मुंडा राज के बारे में हम लोग चढ़ेंगे। हालांकि ये बहुत विस्तृत मतलब बहुत एक विस्तार रूप से हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो प्राचीन झारखंड में ये सब चर्चा करेंगे 600 से 1206 ईस्वी तक। तो 600 से 1206 तक हम लोग प्राचीन झारखंड में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे मध्यकालीन झारखंड में। अब देखिए 1206 ईस्वी में क्या हुआ था, तो मुगल शासन की स्थापना हो गई थी, मुगलों का शासन भारत में हो गया था, ठीक है। किसमें, तो मध्यकालीन झारखंड में। तो 1206 ईस्वी में जब मुगलों का शासन आया, तो मुगलों के शासन के बाद से जब तक अंग्रेज आए, चूंकि लगभग 1765 ईस्वी में अंग्रेज का आगमन हमारे देश में हो चुका था। तो इस बीच के जितने भी झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन झारखंड में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा हम लोग किसमें क्या पढ़ेंगे, तो आधुनिक झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी देखें कि 1206 से लगभग मुगलों का शासन हमारे देश में हो चुका था। तो मुगलों का प्रभाव हमारे झारखंड के ऊपर क्या पड़ा था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब सवाल उठ रहा होगा कि सर झारखंड तो उस समय था ही नहीं, झारखंड तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना है। तो वो बिहार था, लेकिन जब वो झारखंड बना लेकिन भूमि तो नहीं बदला है। तो वहां पे हमारे झारखंड के क्षेत्र में किस तरह का प्रभाव देखने को मिला था उसमें हम लोग उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन झारखंड में पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक झारखंड में हम लोग आधुनिक झारखंड में देखेंगे कि 1765 से 1947 के बीच में क्या हुआ था। 1765 में क्या हुआ था कि अंग्रेजों का हमारे देश में आगमन हो चुका था, अंग्रेज हमारे देश में आ चुके थे और धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसी बीच में क्या हुआ था कि अंग्रेजों को
बिहार, झारखंड और बंगाल से दीवानी मिलना भी शुरू हो गया था, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, तो झारखंड मतलब आधुनिक झारखंड के इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसी के बीच में आधुनिक झारखंड के क्रम में ही, ठीक है, तो झारखंड में क्या हुआ था, तो जनजातियों का एक विद्रोह हुआ था। कब, जब हम लोग आधुनिक झारखंड पढ़ेंगे उसी बीच में पढ़ेंगे कि झारखंड में जो अलग अलग जनजातियों के विरोध हुआ, मतलब विद्रोह हुआ था, उसके बारे में हम लोग इसी में चर्चा करेंगे। और फिर स्वतंत्रोत्तर झारखंड पढ़ेंगे जो 1947 से 2000 ईस्वी के बीच चला था। आधुनिक झारखंड यहाँ पे देखे 1765 से 1947 तक चला था। और फिर 1947 से 2000 ईस्वी के बीच में क्या चला था, तो मतलब ये हमारा जो भारत था इसी के बीच, मतलब 1947 में आज़ाद हुआ। और जितने भी स्वतंत्रता के संग्राम हुए, स्वतंत्रता आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़े गए थे वो इसके बीच में लड़े गए थे। तो उसी में झारखंड की क्या भूमिका रही, ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता झारखंड में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब जो आंदोलन हुआ था, और मुख्य रूप से जो स्वतंत्रता के लिए जितने भी लड़ाई लड़ी गई थी उसमें हमारे झारखंड की महिलाओं का क्या भूमिका रहा था, उसके बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, तो 1947 से 2000 ईस्वी के बीच में। और फिर फाइनली 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड जो है वो एक पृथक राज्य बन करके उभरा। मतलब हमारे झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, मतलब अलग हो गया। और फिर हमारा झारखंड जो है वो एक अलग राज्य बना। तो अलग राज्य बनने के बाद, झारखंड की स्थापना के बाद, यहाँ के गवर्नर को, राज्यपाल कौन हुए, यहाँ के मतलब चीफ मिनिस्टर कौन हुए, ठीक है, और कौन कौन से पार्टी यहाँ पे बना, इसके बारे में हम लोग चर्चा कहाँ पे करेंगे, तो झारखंड के स्थापना के बाद वाला टॉपिक में करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग